हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, आज से हम बिल्कुल एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में बचे हैं 30 दिन और वो 30 दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब अगर आप यूपीएससी नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपको अब से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना होगा। सीरियस तो आप होंगे ही, लेकिन ज्यादा सीरियस होना होगा। सीरियस मतलब हॉस्पिटल नहीं चले जाना है, सीरियस मतलब आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभानी है। जो आपका काम है, जो आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, 4 घंटे पढ़ रहे थे, उसको 8 घंटे पढ़ना शुरू करिएगा और थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, तो क्योंकि 1 महीना एफर्ट और भाई साहब रिजल्ट आपके हाथ में। अदरवाइज फिर वही मैं अगले 6 महीने आपके साथ हूं, फिर आप साथ में पढ़ते रहिएगा। नहीं, तो वो वैसा काम नहीं करना है, हमें 1 महीना साथ लेके चलना है। 1 महीने में हम 30 डेज चैलेंज लेंगे। क्या चैलेंज लेंगे कि सर जो 30 डेज के अंदर ना हम एमसीक्यूज भी करेंगे, हम वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वैसे टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले, पहले 15 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा रहे हैं लगातार, उसको करने वाले। पेपर 1 भी और पेपर 2 कॉमर्स भी। इसके साथ उसके बाद 15 दिन के बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी बात करेंगे 15 दिन बाद। अभी हम करते हैं सबसे पहले क्या, पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स की शुरुआत। आइए ज्यादा लेट ना करते हुए सर आज हम शुरू करेंगे ना, तो एक कोटेशन से शुरुआत करेंगे। शुरुआत एक कोटेशन से इसलिए क्योंकि आज से हमारी जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा। आज से हम जो फालतू की चीजें करते हैं ना वो नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है कोटेशन, देखिएगा। कह रहा है सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप। पहला ही स्टेप है गोल सेट करना कि आपको क्या, इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल, अदृश्य से दृश्य की ओर जाने के लिए, मतलब जो आप दिख नहीं रहे ना, अब वो दिखने के लिए आपको पहले का सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। तो आज से 30 दिन का गोल सेट कर लीजिए और 30 दिन के गोल सेट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर जेआरएफ होगा, आपका एग्जाम आएगा। तो 30 दिन का गोल हमारे साथ रोज हर दिन अब आपको हम मिलेंगे 8 बजे और क्या होगा सर, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, मजेदार तरीके से डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए सर, ये पीडीएफ कहां मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेट वाला भैया के टेलीग्राम चैनल पर। वहां आप चले जाइएगा, वहां डाउनलोड, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेट वाला भैया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और बैच भी जो है वो अभी के लिए और आगे जून के दिसंबर के लिए लगातार चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा पूछा गया है, 2 तरीके की थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग मींस ऐसी सोच जो माइंड मैप कर दे, ऐसा सोच जो नए नए आइडियाज को लेके आए, ऐसा सोच जो टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने का मौका दे, उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो वो फैक्ट बेस्ड थिंकिंग होती है, जहां पे आपको एक एरिया, एक बाउंड दे दिया जाता है और उसी बेस में आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का चांसेस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट में क्या था सर, आइडिया 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 और क्वेश्चन, सवाल, और यहां क्या था, यहां आंसर है। ये फैक्ट बेस्ड है। क्या है, फैक्ट बेस्ड है। आइए ये देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहां यूज करते हैं सर। अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वो उसके लिए यूज करते हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं ना, कि हमारा कोई भी डिसीजन है तो उस डिसीजन का फाइनल डिसीजन क्या होगा, एग्जैक्ट डिसीजन क्या होगा, उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो यहाँ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है। यहाँ देखा जाता है कि एक प्रॉब्लम को कितना एस्पेक्ट्स हो सकता है, कितने पहलू हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। उसके बाद क्रिएटिव आइडिएशन, अलग अलग तरीका, क्रिएटिव आइडिया की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एनालिटिकल टास्क होता है किसमें, कन्वर्जेंट में। ठीक है,
ये एग्जीक्यूशन स्टेज होता है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड होता है ना, सारी चीजें हमारे पास होती है ऑलरेडी। और ये इवैल्यूएशन स्टेज होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इवैल्यूएशन वही होगा जहां आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होगी। जैसे अगर आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया लगातार तो फिर आप उसका इवैल्यूएशन करते हो, लेकिन जब आप किसी बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हो या फिर नहीं आप उसको नॉलेज दियो तो इवैल्यूएशन क्या करोगे? तो इवैल्यूएशन एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपके पास पहले से उसकी रिजल्ट होने चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि भाई साहब हमने जो पढ़ाया उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है टीम कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एम्बिगुअस प्रॉब्लम, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स पे ये काम करने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर क्वांटिटेटिव थिंकिंग बोल सकते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम लोग क्वालिटेटिव थिंकिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्वालिटेटिव थिंकिंग, है ना। ये देखो क्या दिखा गया, देखो एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है तो वो हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अगर वो डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है ये डिसाइड करना है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, एक तो ये। दूसरा, अभी जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखिए इससे ना कई कम से कम 4-5 सवाल किए गए पूरे शिफ्ट में, दिसंबर वाले में। तो आप इसको बस याद करिएगा कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहूट हो गया, ब्लैक बोर्ड लर्न होगा, गो रिएक्ट हो गया, टेस्ट पोर्टल हो गया, पॉइंट प्रो हो गया, क्विजलेट हो गया। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है। मूडल से क्वेश्चन पूछा गया है, कैनवास से पूछा गया है, ठीक है, गूगल फॉर्म्स हो गया, क्लास टाइम हो गया। तो ये असेसमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? असेसमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया, चार्लोट का डेनियल्सन फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग जब की जाती है तो चार्लोट डेनियल्सन का क्या फ्रेमवर्क है? तो इन्होंने 4 डोमेन की बात करी है। कितने डोमेन की बात करी है? 4 डोमेन की, जिसमें से सवाल जो है प्लानिंग पे आया है और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आया है। 4 डोमेन पहले देखिएगा। पहला डोमेन है प्लानिंग और प्रिपरेशन का, उसमें क्या क्या चीजें करनी होती है वो भी बताया गया है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा डोमेन है क्लासरूम एनवायरनमेंट का, तीसरा डोमेन है इंस्ट्रक्शन का, चौथा है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ये 4 डोमेन है। अब सवाल कैसे पूछा जाता है? या तो चारों डोमेन दे दिया जाएगा, उसमें से एक गलत डोमेन होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा, या फिर एक डोमेन के अंदर कितनी चीजें आपको करनी है वो बताई जाएगी और उससे आपका सवाल होगा। तो पहला अभी जो 2 सवाल आपका दिसंबर में आया है वो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पे आया, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी है उसको छांटने के लिए आया, उसको सेलेक्ट करने के लिए आया। तो देखिए प्लानिंग और प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? जब टीचिंग के लिए तैयार होंगे, उसके फ्रेमवर्क करेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज फॉर कंटेंट एंड पेडागोगी। तो क्या करेंगे? नॉलेज जो हमारे पास कंटेंट होगा उसको क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट करने की बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट का नॉलेज होगा उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की बात करेंगे। सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, कि क्या हम पढ़ाएंगे तो हमारा आउटकम क्या क्या निकलेगा उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। क्या क्या रिसोर्स, किस किस रिसोर्स के थ्रू हम नॉलेज देंगे, कोहेरेंट इंस्ट्रक्शंस और डिजाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट। तो ये बात किसमें? सर ये बात है प्लानिंग और प्रिपरेशन की। क्लासरूम एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर रिस्पेक्ट एंड रेपोर्ट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कल्चर क्रिएट करना है लर्निंग के लिए, है ना। क्लासरूम की प्रोसीजर्स को मैनेज करना है, फिर स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज करना है और फिजिकल स्पेस को मैनेज करना है, ठीक है। देखो तीसरा इंस्ट्रक्शन डोमेन में क्या क्या चीजें होंगी? कम्युनिकेट करना स्टूडेंट के साथ, क्वेश्चनिंग करना, है ना, डिस्कस करना टेक्निक्स को, स्टूडेंट को लर्निंग में एंगेज करना, असेसमेंट करना कहां? सर इंस्ट्रक्शन के दौरान, डेमोन्स्ट्रेट करना फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टीचिंग रिफ्लेक्ट करे, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हो, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन हो, है ना, प्रोफेशनल कम्युनिटी के हो, प्रोफेशनलिज्म शो अप कर रहे हो। तो ये क्या था? सर ये जो टीचिंग का चार्लोट डेनियल्सन फ्रेमवर्क था उससे सवाल पूछा गया था बहुत, तो मैंने इसको एक बार ही बता दिया। अब ह्यूमन मेमोरी, इससे भी कम से कम 6 सवाल किए गए होंगे, 6 शिफ्ट में सवाल किए होंगे। तो क्या है सर? ह्यूमन मेमोरी 3 तरह की मेमोरी। पहला कौन? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या बोलते हैं? विद इन सेकेंड्स जो हमको याद रहता है उसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, मतलब विद इन 1-1 मिनट तक हमको, मतलब 1-2 मिनट तक हमको याद रह जाता है, कुछ टाइम तक याद रह जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं या वर्किंग मेमोरी।
तीसरा मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको हम लोग लाइफ टाइम मेमोरी बोलते हैं। कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आपको हमेशा याद रह जाती है, चाहे अच्छा और बुरा, वो अभी आगे देखेंगे, उसकी बात कर रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म दो तरीके का, एक होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब देखो जो कॉन्शियस नेचर की मेमोरी होती है ना, जो कॉन्शियस नेचर की मेमोरी होती है उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है, और जो अनकॉन्शियस नेचर की मेमोरी होती है उसको इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। अब देखो बात कर रहा है कि इम्प्लिसिट मेमोरी कैसी होती है, तो ये प्रोसीजरल मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या मतलब हुआ, देखो जब भी आप कभी कभी क्या ध्यान देना कि जब कोई काम का आप कर रहे होगे ना, जैसे बर्तन धोना है, तो आप कुछ सोच भी रहो ना तो आराम से बर्तन धो सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, सिलाई कर रहे हो ना, तो कुछ आप सोच भी रहे हो, कुछ अदर काम भी कर रहे हो ना, तो आराम से सिलाई कर ले रहे हो। क्यों होता है ये प्रोसीजरल मेमोरी की तरह की वजह से होता है, क्योंकि आपका जो मेमोरी है वो उस प्रोसेस को एडॉप्ट कर लेता है, उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, इस वजह से आप दूसरा काम भी कर लेते हो और उस प्रोसेस के थ्रू वो भी काम कर लेते हो। उसके बाद है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है फैक्ट्स और इवेंट्स के बेस पर, अगर कोई फैक्ट हो, कोई इवेंट हो, वैसे हमको याद आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव दो तरह का होता है, एक होता है एपिसोडिक मेमोरी, एक होता है आपका सेमेंटिक मेमोरी। देखिए जब कोई मेमोरी आपको ना आपके इवेंट्स के बेस पर याद हो, एक्सपीरियंस के, क्या अच्छा अरे वहां पे गए थे ना, उस जगह पे घूमने के लिए, क्या जगह था यार, क्या मजेदार ट्रिप था, तो उसको हम लोग एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। सेमेंटिक मेमोरी बोलते हैं जब कोई कॉन्सेप्ट याद हो आपको, जब कोई फैक्ट्स फिगर याद हो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमेंटिक मेमोरी। जैसे अभी आप टीचिंग में पढ़ा रहे हो, टीचिंग के आपको कॉन्सेप्ट या मॉडल्स याद हो, तो उसको सेमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है बात जी सर। आइए देखिए सेंसरी मेमोरी क्या बोला, सेंसरी मेमोरी स्टोर्ड इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल बट ओनली अ फ्रैक्शन ए सेकंड। किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मतलब आपके पास मेमोरी आता है, उसको सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन सेंसरी मेमोरी ट्रांसफर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो सेंसरी मेमोरी का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वो चल जाता है कहां, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और वो 30 से 45 सेकंड तक आपकी बात को याद रखता है, बाकी वो भूला जाता है। जैसे क्या कह रहा है, इफ यू रिपीट अ पर्सन फोन नंबर ओवर एंड ओवर टू योरसेल्फ यू आर यूजिंग रिहर्सल टू। देखो सही बात है यार, अगर आप किसी इंसान का फोन नंबर क्या करते हो, 3-4 बार 5 बार रिपीट करते हो, तो आपको याद हो जाता है ना, फिर उसको आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हुआ, सो ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या कह रहा है, कह रहा है आर दोज एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कॉन्शियसली थिंक टू अबाउट रिमेंबर। मतलब इसमें क्या होता है, जब आप इंटेंशनली किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो, तो उस तरह की मेमोरी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट, बोलते हैं ना, यार ये क्या था क्या था क्या था, वो हो गया। उसके बाद है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होता है, सर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद कुछ चीजें ऐसे होती है जो इफर्टलेसली आपको याद आ जाता है, आपको बोलना भी नहीं पड़ता अच्छा अच्छा वो वाला, नहीं ऐसा नहीं, आराम से अच्छा वो क्या मजा था, मजेदार था, तो उसको बोलता है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, अब एपिसोडिक सेमेंटिक सेम चीज है। एपिसोडिक और सेमेंटिक में देखो, एपिसोडिक बोलते हैं जब आप पर्सनली एक्सपीरियंस डेटा को क्या किए, पर्सनली एक्सपीरियंस इवेंट्स किए, जैसे कोई किसी जगह पर आप घूमने गए थे और वो इवेंट्स अगर आपको याद आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एपिसोडिक। और सेमेंटिक मेमोरी, सर सेमेंटिक मेमोरी जो जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज याद करते हैं ना आप लोग, रटते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट जो है वो है सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम। इससे भी सवाल बहुत पूछे गए। सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम क्या है सर, इससे देखो इसमें ना 6 तरीके की सोच को बताया है, और उसको ना डिनोट कर दिया गया है हेड से और कलर से। ठीक है, सॉरी ये हैट से और कलर से। तो 6 तरीके के हैट होते हैं जिससे आपकी थिंकिंग पता चलती है, जिससे आपकी सोच पता चलती है। तो व्हाइट हैट वाले को डिनोट किया गया है कि वो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या जो नीडेड होगा ना, या जो नोन होगा उसकी बात करेगा, डेटा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की बात करेगा। लेकिन रेड हैट की अगर हम बात करें, तो रेड हैट क्या करेगा, फीलिंग्स की बात करेगा, इमोशंस की बात करेगा, इंट्यूशन की बात करेगा। ठीक है, ब्लैक हेड बात करें तो डिफिकल्टीज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करेगा कि क्यों कोई काम नहीं हो रहा है। और येलो हेड की बात करें तो वो बात करेगा वैल्यूज की, बेनिफिट्स की। ठीक है, और ब्लू हेड की बात करें तो ये नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे एक्शन लेना है, मैनेज कैसे करना है प्रोसेस को, उसकी बात करेगा। और ग्रीन हेड में क्रिएटिविटी की बात करेगा। ग्रीन हेड क्रिएटिविटी, सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव्स और न्यू आइडियाज के लिए होता है। आ जाओ, ये देखो और भी है, क्या बोला, व्हाइट पेपर यानी कि व्हाइट हेड जो है वो किसके लिए, डेटा और इंफॉर्मेशन के लिए।
अगर हम बात करें रेड, तो रेड है किसके लिए, फीलिंग्स, इंट्यूशन, इमोशंस के लिए। और अगर हम बात करें येलो की, तो वो सनशाइन के लिए, मतलब कि पॉजिटिव व्यू ऑफ थिंग्स को देखना, कि किसी भी चीज को पॉजिटिव तरीके से हम कैसे देखेंगे। और क्या बोल रहा है, ब्लैक में स्टर्न जज, मतलब ब्लैक है रिलेट टू क्वेश्चन, बोल रहा है कोई भी काम क्रिटिकल जजमेंट कैसे हो रहा है उसकी बात करता है। ब्लैक मतलब ब्लैक ही वाला, नेगेटिव चीजों के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद है वेजिटेरियन एंड रिच ग्रो, तो ये क्या है, ये क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, किसके लिए, क्रिएटिव थिंकिंग और जनरेटिंग न्यू आइडियाज के लिए। और ब्लू जो है वो होता है प्रोसेस कंट्रोल के लिए, या प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा उसके लिए, यूज्ड फॉर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, ये देखिए सेम चीज है, इसमें भी वही चीज है। रेड हैट फीलिंग्स के लिए, व्हाइट हैट फैक्ट्स के लिए, ब्लैक हैट क्वेश्चंस के लिए, येलो हैट बेनिफिट्स, ब्लू हैट प्रोसेस और ग्रीन हैट क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, चले अब है कुछ कुछ लर्निंग डिसऑर्डर। क्या है ये, कुछ कुछ लर्निंग डिसऑर्डर है। अब लर्निंग डिसऑर्डर में क्या क्या, किसमें किसमें क्या प्रॉब्लम होता है, देखिएगा। डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है रीडिंग पढ़ने में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। अगर आपको मैथ्स कैलकुलेट करने में ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि कोई बच्चा है उसको डिफिकल्टी हो रही है मैथ में, तो उस बच्चे को किस बीमारी से ग्रसित है, वो क्या है, कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर है, तो उसको बोलेंगे डिसकैलकुलिया। क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी राइटिंग में, तो उसको बोलेंगे डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया। उसके बाद क्या है, अगर कोई स्किल्स में दिक्कत हो रही है, मान लो मोटरसाइकिल चलाने में, किसी और चीज में, तो उसको बोलेंगे डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, और अगर लैंग्वेज में बात करने में दिक्कत हो रही है लैंग्वेज में, तो उसको बोलेंगे डिस्फेजिया या अफेजिया, डिस्फेजिया या अफेजिया। उसके बाद है अगर हियरिंग मतलब साउंड्स को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बोलेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और अगर किसी चीज को विजुअल इंफॉर्मेशन देखने में दिक्कत हो रही है, इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको बोलेंगे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलें। ये देखो बात आ गया ना, प्रॉब्लम किसमें, रीडिंग में तो डिसलेक्सिया, मैथ में डिसकैलकुलिया, राइटिंग में डिसग्राफिया, मोटर स्किल्स में डिस्प्रैक्सिया, और लैंग्वेज में अफेसिया या डिस्पेसिया, और इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और अगर ऑडिटरी की बात करें तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब दो तरीके की लर्निंग है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसा लर्निंग होता है जहां पे टीम एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेट करके काम करती है। ठीक है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है भाई साहब, कोलैबोरेटिव लर्निंग में इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, जहां पे अपना टीम खुद वर्क करता है और दूसरा खुद वर्क करता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे याद रखिएगा, यहाँ पे इसमें याद रखिएगा चेस, और इसमें याद रखिएगा क्रिकेट। ठीक है, तो जब क्रिकेट खेलते हैं लोग तो एक दूसरे के साथ टीम वर्क की बात होती है जी। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में जब लर्निंग बेस्ड होता है, लर्निंग किस पे, सामने वाले पे, कि भैया हम चेस खेल रहे हैं तो हम पूरी तरीके से फोकस उसमें किए हुए हैं। देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन, cooperative learning is a successful teaching strategy which small teams, each students of different level ability, use a variety of learning activities to improve their understanding. ठीक है, each member of team is responsible not only the learning what is taught but also for helping what teammates learn. तो क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए, इसमें बोल रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में सिर्फ एक बंदे पर डिपेंड नहीं होता, वो सारे टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टीम लर्निंग करती है साथ में, और तभी वो चीज जीत पाता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में वो नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, बेस्ड ऑन द आइडिया लर्निंग इज नेचुरली सोशल इन विच पार्टिसिपेंट टॉक्स अमंग देमसेल्फ, खुद के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे चेस खेल रहा है तो अपने बारे में बात करेगा, कैसे जीतना है, क्या करना है, वो वाला चीज। ठीक है, चलो ये देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल्स एंड विदिन ग्रुप गोल्स। इंडिविजुअल गोल तो है ही, लेकिन ग्रुप गोल के साथ लेके चलते हैं, और कोलैबोरेटिव में फोकस ऑन ग्रुप गोल्स। द इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट लर्निंग, यहाँ लर्निंग को इंस्ट्रक्टेड चैलेंज मॉडिफाइड किया जाता है। प्रोसेस इज क्लीन, यहाँ क्लीन होता है, प्रोसेस इज फ्लूइड एंड रेस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के। टीचिंग की बात करें तो इवैल्यूएशन में 6 तरह के इवैल्यूएशन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला इवैल्यूएशन है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, ये बात ध्यान में समझिएगा। देखिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तब लिया जाता है जब कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हो, जब बच्चा किसी चीज में एंट्री लेने वाला हो, इसलिए इसको एंट्री बिहेवियर बोलते हैं। एंट्री बिहेवियर को चेक करना। तो भाई साहब जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, नेट एग्जाम क्या है,
नेट एग्जाम एक तरीका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। क्यों? क्योंकि सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसके लिए नेट एनटीए जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो क्या बोल रहा है, इसका पर्पस क्या है, डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, सही पर्सन को सही जगह पे क्या बोलते हैं होने के लिए ये इसको डिजाइन किया गया है। डिटरमाइन, इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस डिसाइड करता है। टीचर प्लान करते हैं स्कीम किसके लिए, फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लासरूम, ब्रिंग अ चेंज इन पीपल्स बिहेवियर ऑर्डरली मैनर में, और देन एजुकेटर्स प्रिपेयर करते हैं प्लेस स्टूडेंट फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर बेटर प्रोडक्ट्स। तो मिला जुला के अगर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करें तो ये इवैल्यूएशन इसलिए होती है ताकि बच्चा एंट्री बिहेवियर ले सके, मतलब एंट्री जो है वो अच्छे से ले सके। चलिए, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है लर्निंग प्रोग्रेस को देखने के लिए, किसके लिए, लर्निंग प्रोग्रेस को देखने के लिए। क्लास के दौरान जब बच्चे प्रेजेंट हो तो, या प्रेजेंट ना भी हो तो ऑनलाइन लाइव, जब क्लास के दौरान चीजों को सीखने के लिए जब कोई इवैल्यूएशन करी जाती है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लर्निंग ड्यूरिंग पीरियड, है ना, ठीक है, लर्निंग ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बच्चा का, जैसे मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास में अगर कोई सब्जेक्ट्स पढ़े तो उसमें बीच में टेस्ट भी देना पड़ता है, बहुत बार हम लोग को देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। देखो क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस समय अगर लर्निंग के प्रोसेस को आप अगर देखते हैं तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। It provides continuous feedback to both teacher and a student concerning learning success and failure while instruction is in process। तो जब आप पढ़ा ही रहे होते हैं तो आपको यहाँ कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या लर्निंग आपका सक्सेस है, कितना बच्चे को समझ में आ रहा है, कितना टीचर समझा पा रहा है, तो फिर उस बेस पर फिर सही तरीके से काम किया जाता है। कह रहा फीडबैक टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स टू नीड करेक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चे टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा कहां तक सीखा, नहीं सीखा तो फिर से उसको सिखाने की बात आती है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, याद रखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो लर्न कर रहे हैं उसके लिए असेसमेंट होता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्या है सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है जो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में गलतियां हो जाती है ना, ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आता है तो वहां डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बच्चे टीचर क्या करता है, उसको डायग्नोस करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो देखो, इट अकर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिफोर न्यू ईयर, नया नोट शुरुआत करने से पहले यहाँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच स्टूडेंट कंप्लीट्स द लर्निंग टारगेट्स एंड द डायग्नोस गोज स्टेप फर्दर। देखो वही लिखा है ना कि डायग्नोस्टिक क्या है, आगे का स्टेप है। जब आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चे को टेस्ट ले लेते हैं और बच्चा वहां प्रॉब्लम में फंसता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नया इवैल्यूएशन करते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। चलिए, उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन। देखो, अगर बात करें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये लास्ट वाला एग्जाम होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है ना कि भैया पूरा साल भर पढ़ लिए, अब लास्ट में उनको डिग्री चाहिए, उसके लिए एग्जाम देना है, तो उसके लिए बोलते हैं इसको समेटिव इवैल्यूएशन। देखो दोनों का मतलब समझो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो भैया पर्पस क्या है, इंप्रूवमेंट, इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस का इंप्रूवमेंट, और ये है असेसमेंट है लर्निंग आउटकम का, पूरे यूनिट का, क्वार्टर का, सेमेस्टर का। देखो कब कंडक्ट होता है, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप क्लास ले रहे हो ऑपरेशन तब होता है, और ये आफ्टर कंप्लीशन है, ये यूनिट और सिलेबस, ठीक है, तो होता है। ऑडियंस यहाँ टीचर्स है, यहाँ इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स है। टिपिकल मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, टेस्ट होता है, मॉनिटरिंग चेकलिस्ट होता है, यहाँ पे सब कुछ रेटिंग स्केल, समेटिव सब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या पीरियोडिक, ऑफन इनफॉर्मल होता है, और ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, असेसमेंट ऑफ व्हाट वाज लर्नर एंड कंप्लीटनेस, जो लर्नर पूरा सीख चुका है उसी का टेस्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद ये चार हो गया, फिर होता है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस। सर नॉर्म रेफरेंस की बात करें अगर, तो भैया यहाँ क्लास में जो रैंकर जो होते हैं ना, रैंक के बेस पर बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है, रैंक के बेस पर, ठीक है। और क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि भैया आप इतना परसेंटेज ले आइएगा तो आप पास कर जाइएगा, ये याद रखिएगा। तो नॉर्म रेफरेंस सर नॉर्म्स के बेस पर, रैंक जो लाता है उसके बेस पर, और क्राइटेरिया रेफरेंस जो होता है क्राइटेरिया के बेस पर होता है। देखिए क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। लर्नर रैंक्स फिफ्थ इन ए क्लासरूम ग्रुप ऑफ 40, 40 के ग्रुप में 5 रैंक लाया तो उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और ए लर्नर मल्टीप्लाइज 3 डिजिट होल नंबर्स करेक्टली एंड एक्यूरेटली, तो वही बोल रहा है कि भाई परसेंटेज कुछ ले आया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस। चलिए,
ठीक है। आइए, ये क्या बोल रहा है, ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद अ प्रीसेट स्टैंडर्ड। क्राइटेरिया रेफरेंस जो होता है पहले से एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उससे आपका हर इंडिविजुअल कंपेयर करता है। लेकिन यहां पे नॉर्म रेफरेंस में जो हर इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है अदर एग्जामिनी से, क्योंकि यहाँ रैंक बात करता है, कितना बात करता है, रैंक। मेरा 5th रैंक आया, तो इसका मतलब हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं। और क्राइटेरिया रेफरेंस में किसी एक स्पेसिफिक स्कोर से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलो इसको परसेंटेज में शो किया जाता है, इसको परसेंटाइल में, याद रखिएगा। रैंक जो है हमेशा परसेंटाइल में होता है, ठीक है, बात याद रखिएगा। चलिए, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कहानी खत्म। अब आइए पियागे की थ्योरी। भाई साहब इतना क्वेश्चन पूछा गया ना इससे, इतना क्वेश्चन की मैं बता नहीं सकता। पियागे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट टीचिंग की थ्योरी है, ठीक है। 4 स्टेज की बात करता है कि भैया जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो 4 स्टेज में होगा बच्चे का। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जो कब होगा, बर्थ से 2 साल के बीच में। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के बीच में होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 के बीच में होगा। और फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 से उसके बाद होगा। ये इसी से सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये 4 स्टेज बता दो, या फिर इसका मैच वॉल्यूम बता, मैच द कॉलम पूछ दिया जाता है। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन से भी सवाल आते हैं कि जब सेंसरी मोटर स्टेज में होगा बच्चा तो क्या करेगा। तो भैया यहाँ पे क्या करेगा, जब सेंसरी मोटर स्टेज में होगा तो रिकॉग्निशन एबिलिटी जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेगा, है ना। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो यहाँ पे लैंग्वेज बोलना शुरू करेगा, थोड़ा थोड़ा ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगा। और अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग रखेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, नंबर्स, मास, वेट ये सब आइडेंटिफाई करेगा। और 11 साल के बाद तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका हाइपोथेटिकल टेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्रिएट करेगा, ये सारी बातें करेगा लास्ट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, गैगने कंडीशंस और लर्निंग, यहां पे भी सवाल बहुत पूछे गए। विकमा इंटेलेक्चुअल स्किल्स, वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्टडीज, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स के बेस पर। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग, है ना, मेटागोन। ये वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। एटीट्यूड एक्शन जो होता है, जो हमको कंप्लीट करना होता है। और मोटर स्किल्स मतलब फिजिकल। तो इसको सिर्फ याद रखिएगा विकमा, है ना, इसी से आपका बन जाएगा। गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, देखिए ये क्या है, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये क्या था सर, ये गैगने कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये क्या है, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग में कुछ नहीं करना है, बस इसको याद करना है। क्या याद करना है, देखिए ये देखिए, ये 8 स्टेज याद करना है। कैसे याद करेंगे, एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट से डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देख लो 8वां स्टेप आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या मैंने बोला, एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 8 स्टेप की बात करता है, जिसमें पहला 4 स्टेज जो बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करता है, और जो लास्ट का 4 स्टेज है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करता है। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, है ना, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, और फिर जाके कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये याद रखिएगा, पहला 4 स्टेज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, दूसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ये देखिए, ये 9 स्टेज की बात करता है। देखो ये बात करता है क्या, म्यूजिक स्मार्ट, क्या बॉडी स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट और पिक्चर स्मार्ट, ये इसकी बात करता है, ठीक है जी। ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम, देखो ब्रूनर्स ने स्पाइरल करिकुलम की बेस की। इन्होंने बोला कि कैसे पढ़ेगा बच्चा, तो पढ़ने के लिए बोला क्या, पहले नया कंटेंट लेगा, ठीक है, फिर उसको रिवाइज करेगा, और रिवाइज करते करते मास्टरी कर लेगा, और फिर इसी तरह से नया चीज आपका रिपीट करते जाएगा। तो इन्होंने एक बना दिया क्या, ये स्पाइरल बना दिया, पहले न्यू कंटेंट लो, रिवीजन करो, फिर मास्टरी करो, फिर न्यू कंटेंट, रिवीजन, मास्टरी, ये इसी बेस पर, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चला जाएगा। बस इतना ही। अब नेक्स्ट चले सर, आइए अब रिसर्च पे थोड़ा आते हैं, 2-4 टॉपिक रिसर्च का करते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक्स लेके आएंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का, ये 2 टॉपिक कई बार हर आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
पॉजिटिविज्म का मतलब होता है साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई करेंगे, और इंटरप्रेटिज्म मतलब या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब साइंस को हम सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, सोसाइटी सेव्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी कंसिस्ट सोशल फैक्ट which exercise coercive control over the individuals, और यहां बोल रहा है इंडिविजुअल हैव द कॉन्शियसनेस आर नॉट जस्ट पपेट्स who react to external social forces positive belief। तो भाई साहब ये कह रहा है सीधा सीधी कि सोशल चीज को है ना, मतलब समाज के सोशल साइंस को साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते, कौन, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और सोशल साइंस को साइंस में अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिविज्म। ये देखो, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है और ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। देखो पॉजिटिविज्म क्या है, डिडक्टिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव, सर्टेनिटी, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक डिटर्मिनेशन, ये सारे चीज पॉजिटिविज्म में आता है, क्योंकि ये साइंस की बात करता है। किसकी बात करता है, साइंस की बात, और ये सोशल साइंस की बात करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसीलिए इसका इंडक्टिव अप्रोच, क्वालिटेटिव, प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी है ना, ह्यूमनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, यू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, ये बात, अनस्ट्रक्चर और अनकंट्रोल। तो ये क्या है, ये साइंस की बात है यानी कि क्वांटिटी, और यहां आपका साथ सोशल साइंस की बात है, इसका मतलब क्वालिटी। ये देखो क्या बोला, पॉजिटिविज्म क्या है, सोशल फैक्ट्स की बात करता है, और इंटरप्रिटेशनिज्म क्या है सर, क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करता है, क्वांटिटेटिव है ना, ऑब्जेक्टिविटी मेजरमेंट, और क्वालिटी सब्जेक्टिव और अनडेप्थ। तो ये क्या बोला, ये बोला भाई साहब साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बोला सोशल साइंस को हम कभी भी साइंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो अब जो सवाल बता रहा हूं मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पिछला बार कम से कम इसमें से 5 सवाल पूछे गए हैं दिसंबर में। ठीक है, आ जाओ अलग अलग शिफ्ट में। चलो क्या है, देखो देखो जब भी बात प्लेगरिज्म की होती है ना, प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी, कंटेंट कहीं से चोरी करके आप क्या कर रहे हो, अपना बोल रहे हो। ठीक है जी, अब इसमें लेवल बताए गए हैं कि भैया कितना तरह का लेवल है, और उस लेवल में कितने तरीके के प्लेगरिज्म बनाए गए। 4 लेवल बनाया गया है। तो सर क्या 4 लेवल है, पहला लेवल जो है वो है जीरो लेवल। जीरो लेवल प्लेगरिज्म तब मानेंगे जब आपका 10% तक कॉपी होगा ना, किसी जगह से कंटेंट अगर आप किए होंगे, पूरा आपका जो कंटेंट होगा उसमें से अगर 10% तक प्लेगरिज्म है तो नो पेनल्टी, वहां पे कोई पेनल्टी नहीं होगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। लेवल 1 में आता है 10% से 40% के बीच में। अगर आपका प्लेगरिज्म 10% से 40% के बीच में, तो प्लेगरिज्म किस किस में आएगा, एक तो थीसिस में आएगा या डिसर्टेशन में आएगा, दूसरा जो है रिसर्च पब्लिकेशंस करते हैं, जो पेपर पब्लिश होता है उसमें आएगा। तो सबसे पहले हम थीसिस की बात करते हैं, फिर पब्लिकेशंस की बात करेंगे। थीसिस में लेवल 1 में यानी कि 10% 40% तक अगर आपने कंटेंट चोरी किया है और वो पकड़ा गया, तो रीसबमिशन किया जाएगा। ठीक है ना, रिवाइज स्टेप बाय स्टूडेंट विद इन द टाइम पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 6 मंथ, 6 महीना से ज्यादा टाइम लगना चाहिए आपका थीसिस, आपको रीसबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 10 से 40% यानी लेवल 1 प्लेगरिज्म किसके लिए, पब्लिकेशंस के लिए, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए, तो उसके लिए विड्रॉवल होगा, आपको ये निकाल लेना पड़ेगा, मतलब वहां से आपको हटा लेना पड़ेगा, बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब लेवल 2 में चलते हैं। लेवल 2 क्या है, जो 40 से 60% तक कंटेंट प्लेगराइज हो, मतलब आपने 40 से 60% तक कंटेंट को चोरी किया है। तो 40 से 60% अगर आप कंटेंट चोरी किए तो थीसिस के लिए क्या होगा, और रिसर्च आपके जर्नल्स के लिए क्या होगा, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए क्या होगा। थीसिस और डिसर्टेशंस के लिए मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप सबमिट थीसिस नहीं कर सकते हैं या डिसर्टेशन सबमिट नहीं कर सकते गए। और एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए कैंडिडेट को बोला जाएगा विड्रॉ कर लो कि मैं भैया वो पेपर हटाओ, वो गलत पेपर है, और उसके साथ जो है 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। सवाल पूछा गया है कि 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस लेवल में प्लेगरिज्म में आएगा, ये सेकंड लेवल में आएगा, 40 से 60% वाले में। ठीक है, 40 से 60% क्या है, 40 से 60% ये मतलब आपने कंटेंट को 40 से 60% के बीच में चोरी किया है। अब ये तो हुआ रिसर्च स्कॉलर के साथ में। अब उसका जो गाइड है उसके साथ क्या होगा, कह रहा है अलोंग विद द नॉट बीइंग अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी मास्टर, एमफिल, पीएचडी और स्टूडेंट स्कॉलर फॉर 2 इयर्स। अगर 40 से 60% तक प्लेगरिज्म पकड़ा गया तो आपके जो क्या बोलते हैं गाइड है, पीएचडी गाइड, एमफिल गाइड, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो 2 साल तक फिर किसी को पीएचडी
करा पाए। तो भैया आपका तो बजेगा ही, आपके गाइड का भी। लेवल थर्ड मतलब 60% या उससे ज्यादा प्लेगराइज है, मतलब सीधा सीधी कंटेंट पूरा उठा के छाप दिया है, तो भैया आपका थीसिस और डिसर्टेशन के केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आप पीएचडी नहीं कर सकते। और एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में बस वही कि आपको बोलेगा निकाल लो पेपर, और गाइड को बोलेगा 3 साल के लिए तुम बैन, गया कहानी, है ना। क्या बोलेगा, 3 साल के तुम पीएचडी और फिर मास्टर एमफिल कुछ भी नहीं करा सकते हो किसी भी स्टूडेंट को, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 2 साल तक रोक दिया जाएगा, स्टूडेंट का भी और गाइड का भी। ठीक है, चलो यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो जीरो में 10%, 0 से 10% तक नो पेनल्टी, लेवल 1 में 10 से 40% तक यहाँ पे स्टूडेंट को बोला जाएगा कि भैया 6 मंथ के अंदर आप क्या कर दीजिए सर, आप अपना फिर से रिसबमिशन करिए। ठीक है, अगर लेवल 2 में आ गए 40 से 60% तक, तो उसको स्टूडेंट को बैन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि रिवाइज करिए 1 साल के बाद। ठीक है, लेवल 3 में आ जाएंगे 60% से अब, तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब है प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा सर, इससे भी बहुत सवाल पूछे गए हैं। प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं, तो ये क्वेटेक्स्ट है, प्लैग स्कैन है, कॉपी स्टिक है, पेपर रेटर है, कॉपी स्केप है, स्मॉल टूल्स, प्लैग ट्रैकर है, प्रोटो ये करके है ना, फिर डुप्लीकेट चेकर है। ठीक है, टर्निटिन है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्निटिन है ना, ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये प्लैगियरिज्म चेकर, ग्रामरली, प्लेगियम, तो ये सारे जो हैं वो आपके प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जो आपको बताता है कि कितना % आप प्लेगराइज हैं, कितना % आपका कंटेंट चोरी है। सबसे बेस्ट टर्निटिन और ऑथेंटिकेट है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यही बात, ये देखो है ना, 3 गो लेवल है ना, 10%, 20%, 40%, तो ये कौन बताएगा, ये सारे आपके प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन सब तब बनाते हैं जब हमको जो आंसर लेना हो सामने वाले से पूरा क्वालिटी बेस लेना हो, मतलब जो वो चाहे अपने हिसाब से वो बता सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करें, तो हम अगर चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चंस लिमिट में हो, मतलब कोई क्वेश्चंस बनाया उसका 4 ऑप्शंस दे दिया, तो 4 क्वेश्चन में आपने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक है, तो अगर लिमिट में क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं तो वो क्लोज एंडेड हो गया। जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं और उसमें कोई ऑप्शंस नहीं देते हैं, अपने अनुसार उसको लिखने का मौका देते हैं, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ओपन एंडेड द कन्वर्सेशन गेट्स पीपल टॉकिंग, जो बात करते हैं वो। क्लोज एंडेड लिमिट द स्कोप ऑफ कन्वर्सेशन, जो आपने कन्वर्सेशन किया उसको लिमिट कर दिया। उसके बाद है अनकवर अनएक्सपेक्टेड स्टोरी और इनसाइट्स, अनकवर डिटेल या क्लैरिफिकेशन। यहां हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, यहां क्वांटिफाई करने का मौका मिलता है, मतलब यहां हमको क्वांटिटी पता चल जाती है। ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है एपीए फॉर्मेट, रेफरेंसिंग का जो फॉर्मेट है एपीए, उसकी बात करी जाती है कि किस किस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग होता है। तो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम होता है, फिर ऑथर का फर्स्ट इनिशियल, फिर पब्लिकेशन डेट, फिर आर्टिकल का टाइटल और फिर पब्लिकेशन। ये सारा चीज इसी सीक्वेंस में होगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी वही चीज है, ऑथर का सरनेम, इनिशियल्स, डेट पब्लिश, टाइटल, लोकेशन, है ना, ये सारा चीज है। अब है मेजरिंग वेरिएबल्स, चार तरीके होते हैं मेजरमेंट करने के। ठीक है, डेटा का। सबसे पहले नॉमिनल, नॉमिनल में नेम को, नाम जो है ना वो वेरिएबल्स चेक किया जाता है। ऑर्डिनल में आपको एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, नेम प्लस ऑर्डर्ड, यानी रैंक की बात करता है ये। और तीसरा इंटरवल में नेम, ऑर्डर्ड और प्रोपोर्शनल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। और रेशियो की बात करें तो नेम, ऑर्डर, इंटरवल वेरिएबल्स और एब्सोल्यूट जीरो। तो याद रखिएगा ये। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए ये देखिए, नॉमिनल नो डायरेक्शन, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डिनल ऑर्डर रैंकिंग्स में आ गया। ठीक है, इंटरवल मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन बट नॉट ट्रू जीरो, यहां जीरो नहीं है, यहां मेजरमेंट्स क्या होता है, डिफरेंस, और यहां ट्रू जीरो आ जाता है रेशियो में। ये दोनों क्वांटिटेटिव डेटा है, ये दोनों क्वालिटेटिव डेटा है। चलो ये लो, तो आज का इतना ही था टॉपिक, है ना, आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर और कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है।
चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।